हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2026 के नोटिफिकेशन के अनुसार है ना साइंस का कंप्लीट सिलेबस देख रहे थे, जिसमें से अध्याय 1 का भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, यह सभी चैप्टर जो है हम लोग MCQ के साथ और विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग कंप्लीट थ्योरी देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग अध्याय 2 शुरू किए थे, जिसमें से दैनिक उपयोग की सामग्री और विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है एक ही टॉपिक में पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे पदार्थों का पृथक्करण। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसी के साथ यह चैप्टर यानी कि अध्याय 2 जो है जितना भी टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट अध्याय पढ़ेंगे हम लोग 3 आप आसपास की वस्तुएं, जो भी सिलेबस के है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊंगी और 100% कंटेंट के साथ, ताकि आपको जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट आपका सिलेबस कवर हो जाए, आपको इधर उधर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं हो। और मैं लास्ट में इसका MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आऊँगी, तो आप लोग निश्चित रहिए। क्या पढ़ेंगे हम लोग? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, पहले मैं बुक से ही पढ़ा दूंगी, उसके बाद आपको एक बार नोट्स दिखाऊंगी। तो देखिए, आप शॉर्ट नोट्स बिल्कुल 2 पेज में इस अम्ल, क्षारक एवं लवण का निचोड़ दूंगी, ताकि आपको जो है कम समय में बेहतर तैयारी कर पाए और रिवीजन करने में भी आसानी हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। अम्ल, क्षारक और लवण तो हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं ना, नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा खाने का सोडा, साबुन, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, यह सभी जो है हम लोग दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद जो है खट्टा होता है, कुछ का कड़वा होता है और कुछ का मीठा होता है और कुछ का नमकीन होता है। ठीक है, तो यही जानेंगे कि अम्ल में पदार्थ का स्वाद कैसा होता है, क्षारक में क्या होता है, लवण का क्या है, इसका पहचान क्या है, यानी कि हम लोग सूचक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें से दैनिक जीवन में जो है उदासीनीकरण की अभिक्रिया यानी कि उसका देखेंगे। तो देखें कि नींबू, इमली, नमक, खाने का सोडा, चूने का पानी, बेकिंग सोडा, यह सभी जो है इसका स्वाद कुछ का खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। अब जानेंगे अम्ल और क्षारक का स्वाद। तो जो भी हम दैनिक जीवन में देखें, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है। ठीक है, किस कारण होता है? एसिड होने के कारण इन पदार्थों का स्वाद अम्ल खट्टा होता है। और ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति जो है वह अम्लीय होती है, यानी कि अम्ल खट्टे पदार्थ का प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्योंकि उसमें जो है अम्ल होते हैं। ठीक है, और एसिड शब्द जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इम्पोर्टेंट, एसिड शब्द जो है की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन शब्द एसियर से हुई है ना। अम्ल की एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से एसियर से हुई है, जिसका अर्थ ही है खट्टा। इसीलिए एसिड का मतलब जितने भी पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है वह सभी क्या हो जाएगा? अम्ल प्रकृति की है ना, एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो है वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब ये तो अम्ल की पहचान था कि इसके स्वाद कड़वा खट्टा होता है। और उदाहरण हम लोग देखें, दही, नींबू का रस, संतरे का रस। एसिड शब्द जो है एसियर से बना हुआ है, एक लैटिन शब्द से, जिसका अर्थ ही क्या है? खट्टा है। इसीलिए इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल जो है वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। दूसरा हम लोग क्षारक में देखेंगे कि इनका स्वाद जो है कड़वा है। क्षारक में क्या है? इनका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है ना। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, वह क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकी कहलाती है ना। प्रकृति क्षारीय होती है, अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है और क्षारक की प्रकृति क्षारकीय होती है।
तो इस प्रकार जो है सभी खट्टे पदार्थ हम लोग क्या देखें, अम्ल है, और कड़वा पदार्थ क्या है, क्षारक है। इसका दैनिक जीवन में हम लोग उदाहरण भी देखें, खाने का सोडा, साबुन, है ना, चूने के पानी, ये सभी जो है वह क्षारक है। अब जो है कि कैसे पता चलेगा कि कोई पदार्थ खट्टा है या फिर कड़वा है ना, तो सभी चीज़ों को हम लोग चख कर नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए कि कोई पदार्थ जो है अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, और यह पदार्थ जो है सूचक कहलाते हैं। यानी कि सभी पदार्थों की अम्ल है या क्षारक है उसको चख कर तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वह अम्लीय है और क्षारकीय है, कुछ अधिक तेजाब एसिड होने के कारण जो है वह हमारे लिए नुकसान भी है। इसीलिए सभी पदार्थों को चखना नहीं है, इसके लिए एक विशेष प्रकार का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यानी कि सूचक से हम लोग पता करेंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। कैसे सूचक से पता करेंगे, तो सूचक को जब हम अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है ना। सूचक क्या करते हैं कि जब उसको अम्लीय में विलयन में या फिर क्षारकीय विलयन में रखते हैं तो यह क्या करते हैं, उसके रंग में परिवर्तन कर देता है, रंग में बदल देता है। ठीक है। सूचक में हम लोग पढ़ेंगे कि सूचक जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, और तीसरा देखेंगे गंधीय सूचक। ठीक है। प्राकृतिक सूचक में ये सभी आ जाएगा, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, है ना। सूचक 3 प्रकार के, प्राकृतिक जो कि प्रकृति से प्राप्ति होती है, जैसे कि हल्दी हो गया, लिटमस पत्र हो गया, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है ना। इनमें से सबसे पहला और सामान्य रूप में उपयोग होने वाले क्या है, लिटमस पत्र। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस क्या है देख सकते हैं, या एक प्लांट की कैटेगरी में आते हैं सॉरी। लिटमस जो है ये किससे बने होते हैं, है ना। सबसे सामान्य रूप से उपयोग होने वाले पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस, और इसे लाइकनों से निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि लाइकन नामक पौधा से जो है वो प्राप्त किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, लाइकन नामक क्या है, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये क्या है, लाइकन नामक पदार्थ है। लाइकन में क्या होता है, एल्गी, है ना, एल्गी और फंगस का सहजीवी संबंध होता है लाइकन में। तो यह एक प्रकार का पौधा कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, यह प्राकृतिक सूचक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, क्या, लिटमस पत्र। इसमें क्या करता है लिटमस पत्र, यह जब अम्लीय विलयन में, है ना, जब इसे लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। दो बात याद रखना है, क्योंकि हम लोग सूचक में ही क्या देखें कि कोई पदार्थ उसमें विलयन में अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो वह रंग में परिवर्तन होगा, है ना। तो जब इसे अम्लीय लिटमस पत्र को जब अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, जबकि क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो यह नीला हो जाएगा। इस प्रकार से यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है, यानी कि लिटमस पत्र जो यहाँ देख सकते हैं, यह कागज के पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यह लाइकन पौधा है जो कि यह एक लाल और नीला लिटमस पत्र है। और अम्लीय विलयन क्या करेगा, ये लिटमस पत्र को लाल कर देगा, जबकि क्षारीय विलयन में लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो इस प्रकार से यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। अब हम लोग देखेंगे कि लिटमस पत्र के बारे में तो पूरे पता कर लिए, एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा प्राकृतिक सूचक हम लोग देखेंगे हल्दी, है ना। हल्दी भी क्या है, एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। हल्दी में याद रखना है कि यह अम्लीय विलयन को क्या करता है, पीला करता है। बिल्कुल ट्रिक और शॉर्ट के माध्यम से याद कीजिए, ये शॉर्ट और ट्रिक ही एग्जाम में जो है आपको याद रहेगा। तो हल्दी क्या करता है, अम्लीय विलयन को पीला कर देता है, जबकि क्षारकीय विलयन में हल्दी क्या करता है,
लाल कर देता है। इसका हम लोग दैनिक जीवन में देखेंगे कि जब हमारे कपड़े में सब्जी वगैरह का है ना लग जाते हैं, हल्दी लग जाते हैं, या फिर आप परीक्षण करके देख सकते हैं कि मतलब पुराने कपड़े में आप हल्दी उसमें लगाइए, उसके बाद जो है अम्लीय विलयन, अम्लीय क्या हो जाएगा कि आप उसमें नींबू डालिए, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसके अलावा क्षारक का उदाहरण लेंगे, साबुन का या फिर डिटर्जेंट का, तो उसमें जब हल्दी हल्दी यूज़ होगा तो वह क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार हल्दी भी एक क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है जो अम्लीय विलयन को पीला कर रहा है और क्षारीय विलयन को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है। इसका जो है बुक में दिखाया गया है कि आप हल्दी का पेस्ट लेकर और चूने का पानी लेकर आप इसका एक जन्मदिन पर विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा अब हम लोग प्राकृतिक सूचक का ही उदाहरण में देखेंगे, क्या, गुड़हल का फूल देखेंगे, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग कुछ गुड़हल की पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ लेंगे गुड़हल के, और उसको जो है उन्हें किसी बीकर में रख देंगे, है ना। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए और मिश्रण को कुछ समय तक क्या करेंगे, मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक कि जल रंगहीन ना हो, यानी कि उस गुड़हल के पुष्प से स्टोर करके क्या करेंगे, एकत्र करके उसमें गर्म जल मिलाएंगे और तब तक मिलाएंगे जब तक कि उस गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों से जो है वो जल में ना आ जाए उसका कलर, है ना, जब तक कि जल रंगीन ना हो जाए। उस पंखुड़ियों से, गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियों से क्या हो जाएगा, जल रंगीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि गर्म पानी दिए तो उसके जो कलर को जो है वो निकालेगा पानी में, है ना, पानी को, जल को रंगीन करेगा। तो यह रंगीन जल जो है वो सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। प्राकृतिक सूचक में गुड़हल के पुष्प के कुछ पत्तियाँ लिए, पंखुड़ियाँ लिए, उसको इकट्ठा करके क्या किए, गर्म जल लिए। अब देखिए यहाँ पर बीकर में, एक मिनट, गुड़हल का पुष्प लिए, इसको सबसे पहले जल में लेकर इस पुष्प के जो भी कलर था उसको जल में क्या किए, रंगीन किए। अब यह जो एक प्राकृतिक सूचक के रूप में तैयार है, इसमें क्या करेंगे, 3 बीकर लेंगे, है ना, 3 बीकर में ये क्या है, एक सूचक के रूप में तैयार हुआ। गुड़हल का पुष्प का जो पानी था उसमें से एक को अम्ल में डालेंगे, है ना, एक बीकर में उसी सूचक को अम्ल में डालें और दूसरा बीकर में इसी सूचक को क्या करेंगे, क्षारक डालेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रंगीन, यानी कि गुड़हल के पुष्प का सूचक जो है, इसका सूचक क्या हो जाएगा, अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी, है ना, गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा, और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। यह इसका पॉइंट है। देखिए, गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय, जब इसको अम्लीय विलयन में डालें तो ये क्या हो जाएगा, हल्का गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा, है ना, जिसको मैजेंटा भी कहते हैं। और क्षारकीय विलयन में क्या हो रहा था, यह हरा, है ना, हरा हो रहा है। अम्लीय सूचक में गहरा गुलाबी हो रहा है और क्षारक में हरा हो रहा है। तो इस प्रकार से गुड़हल के पुष्प जो है वो प्राकृतिक सूचक के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आप इस सूचक वाले, पंखुड़ियों वाले जो जल को रंगीन बनाए थे उसमें से अम्ल का कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, नींबू ही दे सकते हैं, जो भी संतरे का रस, सिरके ये सभी दे सकते हैं। और क्षारक में चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी देखकर आप सूचक का पता कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट कृत्रिम सूचक में। अभी तक हम लोग जितना भी सूचक देखे थे वह क्या था, प्राकृतिक सूचक, जिसमें से क्या देखे, सबसे पहला और समान लिटमस पत्र, दूसरा देखे हल्दी, और तीसरा देखे गुड़हल के पुष्प के पंखुड़े। अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम सूचक में, ठीक है। कृत्रिम सूचक में 2 याद रखना, फिनाफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज,
ठीक है। कृत्रिम सूचक में क्या याद रखना है, फिनाफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। यह फिनाफ्थिलीन क्या करता है, देखिए अम्लीय विलयन को यह क्या कर रहा है, जब फिनाफ्थिलीन डालते हैं तो यह रंगहीन हो जाता है ना, इसमें कोई रंग नहीं प्रदान करता है। ये आप देख उदासीनी फिनाफ्थिलीन में, जबकि क्षारीय विलयन में क्या कर रहा है, या फिनाफ्थिलीन में गुलाबी कर रहा है ना। यहाँ पर भी मैंने एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बताई हूँ कि कृत्रिम सूचक फिनाफ्थिलीन और क्या है, मिथाइल ऑरेंज, जो कि फिनाफ्थिलीन जो है अम्लीय विलयन को क्या कर रहा है, रंगहीन कर रहा है, और क्षारीय विलयन को क्या कर रहा है, गुलाबी कर रहा है। जबकि मिथाइल ऑरेंज जो है वह अम्लीय विलयन को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, और क्षारीय विलयन में क्या कर रहा है, या पीला कर रहा है। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखिए बुक में, कि जब विलयन क्षारकीय होता है ना, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाफ्थिलीन गुलाबी रंग का देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगीन रहता है। ठीक है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया देखेंगे, और यह जो है इम्पोर्टेंट है उदासीनीकरण, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के बहुत उदाहरण दिया हुआ है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और इससे जो है अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया होती है तो इसमें लवण और जल और कुछ उष्मा निकलती है। तो यह इम्पोर्टेंट याद रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है नया पदार्थ निर्मित होता है जो कि लवण कहलाते हैं, है ना। अम्ल के बारे में हम लोग जाने, क्षारक के बारे में जाने, लवण क्या है। तो लवण कैसे बनती है, जब उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण जो है अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। यानी कि लवण किस प्रकृति की होती है, अम्ल में हम लोग क्या देखिए, अम्लीय प्रकृति की, जबकि क्षारक में क्षारकीय प्रकृति में। लेकिन लवण जो है यह तीनों प्रकृति की हो सकती है, अम्लीय भी हो सकती है, क्षारकीय भी हो सकती है, अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है, क्योंकि उसमें अम्ल क्षारक दोनों मिलकर बनता है ना। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है, क्या, कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच, है ना, अम्ल क्या है, लवण क्या है, कि किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाले अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इस प्रक्रम में उष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। यानी कि आप यहाँ पर ये अभिक्रिया में देख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, लवण प्लस जल और कुछ उष्मा निर्मुक्त हो रही है ना, यानी कि कुछ उष्मा रिलीज हो रही है। तो इसी को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और यह क्या होती है, अम्लीय भी हो सकती है, क्षारकीय भी हो सकती है, अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है ना। क्योंकि अम्ल और क्षारक मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं, इसके दौरान एक नया पदार्थ बन रहा है जिसको क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा टॉपिक था अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये सभी हम लोग देखें। इसका उदाहरण देके रिएक्शन कर सकते हैं कि अम्ल का उदाहरण यहाँ पर मैं लूँ HCl, ठीक है। क्षारक का उदाहरण क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो इन दोनों के बीच अभिक्रिया किया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड प्लस जल और कुछ उष्मा रिलीज हुआ। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन पूरा होता है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। बूझो ने चूने के पानी, तो चूने के पानी किसका उदाहरण हो जाएगा, क्षारक का। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि क्षारक और अम्ल मिलाया तो अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा, क्योंकि अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बन रहा है, लवण, जल और कुछ उष्मा रिलीज हो रही। तो जब उष्मा उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, है ना, वो गर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। अब अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और इसके आगे थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया देखें तो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या क्या उदाहरण हैं। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट होगा अपाचन।
अपाचन कब होती है? जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे आमाशय में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय में है। तो ये क्या करते हैं, HCl ये हमारे भोजन के पाचन में सहायता करती है। लेकिन सोचिए कभी जब आमाशय HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, या हमारे आमाशय यानी कि पेट में रहते हुए भी जो है ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कैसे? तो इसका जवाब होगा उदासीनीकरण क्रिया होती है, यानी कि एसिड और क्षार जो कि अग्नाशय रस वगैरह से स्रावित होती है, उसको क्या करते हैं, HCl को क्षार उदासीन करके हमारे भोजन को पचाने में सहायता करती है। ठीक है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। यानी कि अपाचन कब होती है, जब HCl हमें जितनी आवश्यकता है हमारे भोजन को पचाने में, उससे अधिक रिलीज होना, है ना, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से क्या हो जाएगा, अपाचन की स्थिति हो जाएगा, जिससे कि हमारे पेट दर्द, जलन ये सभी कष्टदायक होगा। ठीक है, इससे मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जब भी अपाचन होगा यानी कि हमारे एसिडिटी हो जाती है HCl की अधिक मात्रा में, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने से, तो हमें जो आजकल जो हमें टीवी न्यूज़ वगैरह में ऐड देख सकते हैं इनो का, है ना, कि इनो तुरंत पियो और एसिडिटी को तुरंत राहत पाओ। तो ये इस इनो में क्या होता है ना, आप प्रचार में भी देखिएगा कि इनो जैसे ही वो घोल के पीता है, तुरंत जो है उसको एसिडिटी से राहत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि जो अधिक HCl उत्पन्न हो रहा था आवश्यकता से अधिक, उसमें क्या दिया, इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षारीय माध्यम, यह अम्ल और क्षारीय मिलकर क्या करता है, उदासीन कर देता है, जिससे हमें एसिडिटी या फिर अपाचन से मुक्ति मतलब रिलीज होता है ना, आराम लगता है। तो अपचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, है ना, प्रति अम्ल यानी कि अम्ल को उदासीन करने के लिए क्या करते हैं, कोई क्षारक पदार्थ लेते हैं, प्रति अम्ल लेते हैं, जो कि उसको उदासीन करके, जिससे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं, और इस प्रकार से जो है वो हम अपाचन से रिलीज कर पाते हैं, है ना। इसका याद रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ये क्या है, एक प्रति अम्ल है। जब हमें अत्यधिक, है ना, एसिडिटी होती है, HCl उत्पन्न होती है, आवश्यकता से अधिक तो पाचन होती है, और इससे रिलीज मुक्ति पाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंट एसिड का यूज़ करते हैं, जो कि अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो ये दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण देखेंगे उदासीनीकरण का, चींटी का डंक। ठीक है, चींटी का डंक में क्या होता है कि जब चींटी काटती है तो हमें दर्द और जलन जैसा महसूस होती है। क्यों? क्योंकि चींटी के डंक में जो है काटती है तो इसके त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है ना। जब भी जब कोई स्किन में क्या होता है, जैसे चींटी का डंक काटा, ठीक है, तो ये हमारे स्किन में ही ये क्या छोड़ते हैं, अम्लीय द्रव त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है, जिस कारण से उस अम्ल के कारण जो है हमें दर्द और जलन महसूस होती है। तो चूंकि अम्ल डाल के से क्या हो रही है, दर्द और जलन हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, एक कोई क्षारकीय माध्यम, है ना, डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है। कुछ भी उसमें उदासीन मतलब कि क्षारकीय माध्यम डाल दीजिए, क्योंकि वो अम्लीय माध्यम छोड़ा है ना, अम्ल द्रव छोड़ा, जिस कारण से वह क्या हो रहा है, दर्द और जलन हो रहा है, तो उसको कुछ क्षारकीय पदार्थ देंगे। ठीक है, क्षारकीय पदार्थ में ये उदाहरण दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन, जिसमें कैलेमाइन में क्या होता है, जिंक कार्बन होता है, और इस प्रकार से जो विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है और हमें दर्द और जलन से राहत मिल सकते हैं। तो ये दूसरा उदाहरण था चीनीकरण। तीसरा इसका उदाहरण देखेंगे उदासीनीकरण का, मृदा उपचार। मृदा उपचार में क्या होता है कि जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है या क्षारकीय हो जाती है, तो वह जो है फसल के लिए वो अच्छी उपजाऊ नहीं हो पाता है ना। रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है।
क्या करते हैं हम लोग, अधिक फसल उत्पादन के चक्कर में क्या करते हैं, अत्यधिक उर्वरक का यूज करते हैं, बना बनाया हुआ उर्वरक का, है ना। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, आपको मेरा चैनल में शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। खाद एवं उर्वरक में खाद को जो है वो कंपोस्ट खाद यानी कि सड़े गले पदार्थ से बनाया जाता है, जबकि उर्वरक हमें बना बनाया हुआ मार्केट से प्राप्त करते हैं। तो जब अत्यधिक वो उर्वरक का यूज करते हैं तो मृदा जो है वो अम्लीय बना देता है, और यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों यानी कि पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, क्योंकि मिट्टी अधिक अम्लीय और क्षारकीय होने से क्या हो जाएगा, अच्छी वृद्धि नहीं होगी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो क्या करेंगे, उसको उदासीन करेंगे। उदासीन कैसे करेंगे, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO, ये भी फॉर्मूला याद करना है। उसमें क्या डालते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaOH2, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यानी कि अत्यधिक जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसको बिना बुझा हुआ और बुझा हुआ चूना डालते हैं, ताकि जो है मृदा जो अम्लीय माध्यम हो रहा था वो उदासीन हो जाए, ठीक है। और जब वो क्षारकीय हो जाएगा, क्षारकीय से उपचारित किया जाता है, तो यह यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो कि जैव पदार्थ में जो है यानी कि कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, है ना, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह जब उदासीन और अम्लीय और क्षारकीय होता है तो उसको हम लोग अम्लीय में क्षारकीय पदार्थ और क्षारकीय में अम्लीय पदार्थ मिलाकर उसको उदासीन करके मृदा को फिर से उपजाऊ बना सकते हैं, है ना, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम लोग मृदा उपचार के लिए तीसरा उदाहरण देखे थे उदासीनीकरण के। अब जो उदासीनीकरण के एक चौथा उदाहरण है, और यह आपके चैप्टर का लास्ट उदाहरण है कि कारखानों का अपशिष्ट, है ना। कारखानों से जो अपशिष्ट यानी कि कचरे निकलते हैं, अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे में क्या होता है, अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। क्योंकि कचरा में जैसे कंपोस्ट खाद में भी हम लोग देखें कि उसमें अम्ल निर्मुक्त होते हैं, तो उसी प्रकार से अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे में क्या होते हैं, अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। और यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों नदियों में बहने दिया जाता है, विसर्जित किया जाता है, तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर देता है, क्योंकि उसमें उस कचरे में जो है वो अम्लीय पदार्थ मिश्रित है, और उसको ऐसे नदियों में, झरनों में, जलाशयों में बहा देते हैं, है ना, विसर्जित कर देते हैं। फिर वो जो जल में रहने वाले मछली है, जलीय जीव जंतु है, उसको अम्ल से क्या होगा, नष्ट कर देगा। अतः कारखानों के अपशिष्ट वो जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्या करते हैं, उसमें क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। इसके बाद जो है वो जो भी जलीय जंतु है, मछली है, यह सभी जो है वो उसको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग उदासीनीकरण, अम्ल, क्षारक, लवण, उदासीनीकरण, इनका दैनिक जीवन में उपयोग देखें। सभी जो है इम्पोर्टेंट था, आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप ऐसे, हालांकि शॉर्ट में ही जितना भी बुक में टॉपिक था बताई हूँ। अम्ल का ये एसिड से बना है, ये भी जो अंडरलाइन की हूँ वो याद रखना है। क्षार क्या है, ये चीज़ क्षार स्वाद में कड़वा होता है। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये सभी दो लोग देख चुके हैं। सूचक के 3 प्रकार याद रखना है, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और एक गंधीय सूचक। गंधीय सूचक चूँकि बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट कीजिए कि गंधीय सूचक में आ जाएगा लौंग का तेल, प्याज और एक वेनिला, है ना, जो गंध के कारण जो है खाद्य पदार्थों में खराब होती है ना, उसके खाद्य प्रकृति में अम्लीय क्षारकीय हो जाती है, ये गंधीय सूचक के कारण, ठीक है। उसके बाद हम लोग उदासीनीकरण देखें। उदासीनीकरण का उदाहरण हम लोग देखें, है ना। उदासीनीकरण के दैनिक जीवन में
उदाहरण देखें। इसी के साथ यह जो चैप्टर है समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि यह जानकारी और वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी टाइप का और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के साथ, यानी कि अध्याय 2 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 3 पढ़ेंगे, आसपास की वस्तुएं। ठीक है, उसके बाद एक एक टॉपिक करके क्लियर करेंगे। इसका हम लोग MCQ भी देखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पढ़िए, देखिए। थैंक यू।